हे गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक काल से संबंधित जो भी PYQ है उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया है उसकी एक बार मैं चर्चा कर दे रही हूँ। ठीक है, कि जो लोग अभी नए हैं, इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं, वो लोग उस क्लास को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा समय से मिल जाएगा, इसके लिए बेल को प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए एक बार जानकारी दे देते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने किस किस चैप्टर से प्रैक्टिस किया है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से हम लोगों ने 56 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए हैं। उसके बाद से दूसरी क्लास में हम लोग हिंदी आदिकालीन साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं उससे हम लोग 113 प्रश्न प्रैक्टिस किए हैं। ये सारे PYQ हैं, पहले जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं सब वही है। ठीक है, तीसरी क्लास में हम लोग भक्ति काल से 20 प्रश्न पढ़े हैं और चौथी क्लास में संत काव्य से 32 प्रश्न। ठीक है, जो पाँचवीं क्लास है, पाँचवीं क्लास में हम लोग सूफी काव्य से 47 प्रश्न और राम भक्ति काव्य से 40 प्रश्न। ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य से 55 प्रश्न और रीतिकाल से 17 प्रश्न। उसके बाद से हम लोग रीतिबद्ध से 48 प्रश्न, रीति मुक्त से 20 प्रश्न और रीति सिद्ध से 11 प्रश्न। ठीक है, टोटल कितने क्लास हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 11 क्लास में इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज ये 12वां क्लास है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट का 12वां क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग और गद्य काल। उत्तर हो जाएगा आपका आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल। अगर आधुनिक काल की समय सीमा पूछे तो आचार्य शुक्ल के अनुसार, क्योंकि आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी पुस्तक है वो उसमें जो दिया गया है समय, आदिकाल का समय दिया गया है 1050 से विक्रमी संवत। विक्रमी संवत में वहाँ समय दिया गया है विक्रमी संवत। ठीक है, विक्रमी संवत में 1050 से 1375 आदिकाल का समय है और 1375 से 1700 भक्ति काल का समय है। उसके बाद से 1700 से 1900 रीति काल का समय है और 1900 से 1984 आधुनिक काल का समय दिया गया है, जिसको आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया है। ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ 19वीं शताब्दी से। ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, आधुनिक युग में एक पुनर्जागरण नाम आता है जिसे हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। ठीक है, अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है सन 1850 में और उनकी मृत्यु होती है 1885 में। ठीक है, तो इसी इनकी जन्म तिथि को एक समय सीमा मानकर भारतेंदु युग नाम पड़ा था। ठीक है, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा, जो कि आधुनिक काल का पहला युग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। किस नाम से और जाना जाता है आधुनिक काल को? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गद्य काल। गद्य काल नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र्य काल, गद्य काल से अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं,
आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कोटेशन देके पूछ सकता है कि यह आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो अभी आप लोग उत्तर देखे हैं ऊपर की गद्य काल नाम दिया है आचार्य शुक्ल ने। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। ब्रज भाषा में जो रचना करते थे आधुनिक काल में, वो कवि कौन है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने एक रचना लिखी है जिसका नाम है उद्धव शतक। उद्धव शतक, ठीक है, उद्धव शतक। और इन्होंने जो बिहारी कवि हैं रीतिकाल के, रीतिकाल में 3 धाराएं चलती हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। 3 धाराएं चलती हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। उसी में जो रीति सिद्ध आता है उसी में एक बिहारी कवि हैं, ठीक है, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। उसी सतसई पर जगन्नाथ दास ने टीका लिखी है जिसका नाम है रत्नाकर सतसई। ठीक है, रत्नाकर सतसई, ठीक है। उसी में इन्होंने बिहारी सतसई के जो दोहों की संख्या हर बार पूछी जाती है, इन्होंने उस दोहे की संख्या 713 बताई है। ठीक है, और कहीं कहीं दिया जाता है 719। ठीक है, 700 दोहों के वजह से ही इसका नाम सतसई पड़ा। बात करते हैं हरिऔध की। ये है द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। इससे पहले देख लेते हैं इनके बारे में कुछ लिखा गया है कि ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश, सर्वस्व, घनाक्षरी, नियम गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण, पदावली आदि हैं। इतनी सारी रचनाएं हैं, लेकिन इन सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट रचना है उसको याद रखिएगा, वो ये है गंगावतरण और उद्धव शतक। ठीक है, इन 2 रचनाओं को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु उनकी हुई थी 1932 में हरिद्वार में। ठीक है, बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर, ठीक है, बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। इनकी उद्धव शतक 1929 प्रौढ़तम काव्य है। प्रश्न नंबर 5 है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है रत्नाकर, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जगन्नाथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मिरथी। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्धव शतक। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। बात करें गीतावली की, तो गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास। ठीक है, भ्रमर गीत की बात करें तो भ्रमर गीत लिखे हैं सूरदास जी। ठीक है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? सूरदास की रचना है, सूरदास। ठीक है, सूरदास की रचना है, एनसीईआरटी में दिया गया है। और सूरदास की जो भ्रमर गीत है, सूरसागर इनकी रचना है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। तो जो सूरसागर रचना है उसी का एक भाग है भ्रमर गीत। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। उससे पहले रश्मिरथी की बात करें तो रश्मिरथी किसकी रचना है? दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की है रश्मिरथी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है रश्मिरथी, कविता है इनकी। ठीक है, अब तो सारे रचनाओं के बारे में हम लोग जान लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, उद्धव शतक के लेखक हैं। तो अभी हम लोगों ने बात किया है कि उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, उद्धव शतक में छंद हैं।
कितने छंद हैं उद्धव शतक में? 116, 120, 130, 135। आपका उत्तर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्योंकि उद्धव शतक में 118 छंद हैं, 118 छंद हैं, ठीक है। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत का परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। ये पूछा जा सकता है कि किस दो रचनाओं में या किस किस रस में किस किस रस का वर्णन मिलता है इनकी रचनाओं में। तो याद रखिएगा, श्रृंगार और वीर। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप, ये पोप कवि हैं, ठीक है, पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी बार बार पूछा जाता है। क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो पोप की रचना है। उस रचना का इन्होंने रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकल रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, फुटकल रचना है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि, रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति स्थापित हुए या सभापति बनाए गए। प्रश्न नंबर 9 है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? आपका उत्तर हो जाएगा, गंगावतरण जो है रोला छंद में लिखा गया है, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य जो है रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्व है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भावोत्कर्ष, यानी भावों की उत्कृष्टता यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब उद्धव पत्र लेकर आते हैं गोपियों के पास, तो वहाँ पे गोपियाँ एक तो नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो वही उद्धव से कह रही हैं कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहाँ न सबे लगी। कोई कह रही है कि ये उद्धव हमारे बारे में क्या कृष्ण जी लिखे हैं, कोई कह रही है कि मेरे बारे में क्या लिखे हैं, कोई कह रहा है कि हमको कहाँ लिखे हैं, ठीक है। यही सब बातें वो कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भावों की उत्कृष्टता हो रही है, अपने अपने भाव को ये लोग दर्शा रहे हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है, ठीक है, भावोत्कर्ष का प्रतीक है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने आधुनिक काल से 10 प्रश्न पढ़ लिए और आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग, ठीक है। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद पढ़ेंगे द्विवेदी युग, उसके बाद से छायावाद, फिर प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता। जब नई कविता तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो वहाँ आधुनिक काल हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पहुँच सकते हैं हिंदी गद्य का साहित्य, जो कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास नाम से जाना जाता है। वहाँ से हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी मेरी वीडियो हो, कोई भी क्लास हो, उसमें हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पे। क्योंकि जो लोग भी अपना 10 मिनट 5 मिनट जो भी समय देते हैं यहाँ पर, वो सार्थक जाए, निरर्थक न जाए। क्योंकि उतने ही समय में जिन लोगों को जो कुछ भी वो लोग देखें, कुछ न कुछ ज्ञान मिले। क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और समय बहुत कम है। तो यह हम यही कहेंगे, आप लोग इधर उधर की बातें न करें,
न इधर उधर अपना समय वेस्ट करें, सीधे अपने टॉपिक पे बात करें, फिर एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।